नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो अमेरिका में साहब मोदी जी के दोस्त आ गए हैं और अच्छी खासी जीत मिली है। मैं तो इसको हिस्टोरिकल कहूँगा, क्योंकि जो स्विंग स्टेट हैं, वहाँ भी अगर डोनाल्ड ट्रंप को इतनी जीत मिली, इतनी बड़ी जीत मिली है, तो फिर कहना पड़ेगा कि ये वाक़ई हिस्टोरिक है। और अमेरिका के इतिहास में ये दूसरी बार है जब कोई राष्ट्रपति 4 साल रहा हो, 4 साल के बाद हार गया हो और फिर अगले 4 साल के बाद फिर से चुन करके आ गया हो। तो डोनाल्ड ट्रंप के वापस आने के मायने क्या हैं? हमारे देश की राजनीति पर या हमारे देश के आस-पास के जो देश हैं, उनकी जो कुछ-कुछ गुस्ताखियाँ चल रही थी और डीप स्टेट जो यहाँ कुछ-कुछ खेल कर रहा था, भारत को डराने-धमकाने के लिए, वो किस हद तक अब नियंत्रित होंगी? इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इस पर किस तरह का असर पड़ेगा और मध्य एशिया की जो घटनाएँ हैं, उन पर इसका किस तरीके का असर पड़ने जा रहा है। और सबसे अहम बात ये है कि अमेरिका को पता था कि हमारे रूस के साथ कैसे रिलेशन हैं। इसके बावजूद इधर हम देख रहे थे, जो बाइडेन शासन-प्रशासन, उसके सुर भी थोड़े से सख्त हो रहे थे, बदले हुए थे। डीप स्टेट अपना खेल खेल रहा था, उसके अपने फ्रस्ट्रेशंस थे। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उसमें कुछ परिवर्तन होगा क्या? और मेरे साथ 3 बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं, जो देश और दुनिया की तमाम घटनाओं को बहुत बारीकी से देखते हैं और उनको पहले मैं जोड़ लेता हूँ और जोड़ने के बाद फिर हम लोग चर्चा करते हैं। मैं पहले परिचय करा दूँ आप सबका। सबसे ऊपर मेरे साथ विंडो में कार्तिक गौर साहब हैं, जो यूएई से जुड़ रहे हैं। शिवाय। एस्ट्रोलॉजी में महारत हासिल कर चुके हैं और ये वो शख्स हैं जिन्होंने 2 घोषणाएँ की थी और वो दोनों घोषणाएँ सही साबित हो गई। उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक होगा, जानलेवा हमला होगा चुनाव प्रचार के दौरान, और इन्होंने ये भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट होंगे, और दोनों ही घोषणाएँ सही साबित हो गई। तो उनसे चर्चा करेंगे आगे के लिए। और अनुपम मिश्रा, आपके चिरपरिचित चेहरे, मुझे ज़्यादा उनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, मेरे साथ जुड़ते रहते हैं। घूमता आईना उनका चैनल है, वहाँ भी आप उनको देखते हैं। और मैडम स्वाति तोरसेकर जी, जियोपॉलिटिकल मामलों की बहुत ही माहिर जानकार। तो सबसे पहले मैं कार्तिक जी आपके पास ही आ जाता हूँ। साहब ये बताइए दर्शकों को, आपने जो घोषणाएँ की थी वो तो बिल्कुल सही साबित हुई। एक बार नहीं, 2 बार उनकी जान लेने की कोशिश हुई। तो अब इनका कार्यकाल कैसा रहने वाला है? निर्विघ्न रहेगा और देश के लिए यानी भारत के लिए भी और दुनिया के लिए भी वो कैसे रहने वाले हैं? और देश ने जो अपेक्षा की है यानी अमेरिका ने उनसे जो अपेक्षा की है, तो वो अपेक्षाएँ पूरी कर पाएँगे क्या? नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो मैं इसको 2-3 पार्ट्स में आंसर करता हूं ताकि आपके व्यूअर्स के लिए भी इजी पड़ेगा सुनने के लिए। सो दिसंबर 2023 का ये एक प्रेडिक्शन था मेरा कि nobody can stop Trump, but they will try it via 2 planets, which is Jupiter, which is judiciary, and Rahu, which is deep state, right? So initially they started with Jupiter, which is judiciary. तो सारे दे ट्राई टू स्टॉप हिम, इम्पीच करने के लिए ट्राई किया, सारे कुछ बेसिकली हथकंडे ट्राई कर लिए। जब कुछ नहीं चला तो इट वाज ओवर टू राहु, एंड व्हेन इट वाज ओवर टू राहु, राहु कॉजेज अ योगा विद जुपिटर विच इज गुरु चंडाला, एंड दैट इज अ डेथ लाइक सिचुएशन। तो मैं ये एनालिसिस क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है काफी लोग जो जिनको लगता है कि यार एस्ट्रोलॉजी ऐसा होता है, यार ज्योतिष काम करता है नहीं करता है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि इट्स अ वेरी वेरी लॉजिकल साइंस प्रोवाइडेड यू हैव लर्नड इट
and burnt the midnight oil. तो ये एक प्रेडिक्शन था which was way back in 2023. In fact, for your viewers, I can say that 2011 में मैंने prediction किया था जब मोदी जी was nowhere in the national scene, and I had predicted that Narendra Modi will be BJP's prime ministerial candidate. Narendra Modi will win the election. He will win with majority, and he will be a three-time prime minister. क्या उस बात वक्त हंसते थे, कहते थे अरे यार तू गुजराती है तो तू यार गुजराती को फेवर कर रहा है। तो मैंने इस बार पलट के बोल दिया कि भैया अगर गुजराती होता तो मैं बोलता था कि आफ्टर नरेंद्र भाई मोदी इट्स गोइंग टू बी अनदर गुजराती, बट आई हैव पुट माय बेट्स ऑन योगी जी. So coming to Trump, it is very very important for us to understand कि देखो उसका टाइम जो है ना, how he will be exactly would be based a lot on the swearing in chart. वो जिस वक्त अपनी शपथ लेंगे एज ए प्रेसिडेंट, उस वक्त क्या निमित्त वगैरह बन के आते हैं. जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं मोदी जी के स्वेरिंग इन चार्ट के हिसाब से देता हूं. तो उनका जो स्वेरिंग इन हो रहा था उस वक्त आपको याद होगा एक बिल्ली चल रही थी, काफी लोगों ने बोला अरे यार ये शेर है, बिल्ली है. फिर राष्ट्रपति भवन से क्लैरिफिकेशन आ गया कि नो, इट वाज अ कैट. सो देयर वर टू लॉर्ड्स ऑफ हिज स्वेरिंग इन. एक मंगल था, एक केतु था. तो मेरे मन में थोड़ा कंफ्यूजन था कि विच ऑफ हिज लग्न लॉर्ड्स विल टेक ओवर. दोनों में से एक मेजर प्ले करेगा. तो वो जो निमित्त था वो महादेव ने क्लियर कर दिया कि इट इज गोइंग टू बी मेष लग्न और द मेष और एरीज विच इज गोइंग टू बी हिज प्रीडोमिनेंट लग्न. सो उसी हिसाब से जब इनका स्वेरिंग इन होगा, वेदर द स्वेरिंग इन इज क्लियर. कई बार क्या होता है कि स्वेरिंग इन हैपेंस 2 टाइम्स बिकॉज एक आध वर्ड फंबल हो गया, क्लियर नहीं हो गया. दिस आर ऑल निमित्तस विच राज ज्योतिषी इज गोइंग टू लुक फॉरवर्ड. तो वो उस वक्त एक हम अलग शो कर देंगे. बट मेरा ये कहना है कि जो ट्रंप का बेसिक चार्ट है, वी हैव टू अंडरस्टैंड ट्रंप्स मेंटालिटी. ट्रंप इज अ प्योर बनिया, अगर हम हमारी लैंग्वेज में बोले. ही अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ मनी. उसके लिए एवरीथिंग इज प्रॉफिट और लॉस. सो इन दैट कॉन्सेप्ट वी कैन से कि वो जो लीकेजेस है अमेरिकन ट्रेजरी के, कि भैया ज़ेलेंस्की को दे दिया पैसा, इसको दे दिया, उसको दे दिया, वो सारा स्टॉप हो जाएगा. और ही इज गोइंग टू मेक देम अकाउंटेबल. तो द मोमेंट दे मेक देम अकाउंटेबल, ऑब्वियसली एवरीबडी नोज कि ज़ेलेंस्की इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट पर्सन. तो वहां पे तो लीकेजेस क्लियरली हो जाएंगे. तो ही इज गोइंग टू होल्ड द डीप स्टेट और हिज एजेंसीज टू टास्क फॉर दैट. तो अगर हम सोच रहे हैं कि एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज इन टर्म्स ऑफ जो उनके डीप स्टेट का बेसिक काम है, रिजीम चेंज, ये वो सब बंद हो जाएगा एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हंकी डोरी, वो तो नहीं होने वाला. बट यस, बाइडेन के टाइम में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी. सो व्हाट ट्रंप इज गोइंग टू ब्रिंग इन अकाउंटेबिलिटी. के भैया वो जो पहले एकदम खुला मैदान उनको मिल गया था कि जिसको चाहे उसको गिरा दे, उठा दे, वो नहीं मिलेगा. तो दैट्स वेयर थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट. बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कार्तिक जी. लेकिन मैं लगे हाथ मैं मैडम स्वाति तोरसेकर के पास जाने से पहले एक सवाल आपसे और पूछने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ. नंबर 1, मोदी और ट्रंप के रिलेशन कैसे रहने वाले हैं? नंबर 2, आपने कैट का जिक्र किया जब नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे और उससे चीज़ों को बताने की कोशिश की कि वो कितना शुभ या वो था. तो अभी तमाम चर्चाएं चल रही हैं कि ये वक्फ बोर्ड को लेकर के मोदी जी का जो है शायद एक बड़ा दांव वो खेलें. और अगर कोई नीतीश या आपके चंद्रबाबू नायडू कुछ हील हुज्जत करते हैं तो वो मिड-टर्म पोल में भी जा सकते हैं, सरकार गिरने की परवाह नहीं करेंगे. तो एक तो ट्रंप के साथ उनके रिलेशन कैसे रहेंगे और दूसरे क्या कार्यकाल 5 साल का पूरा करेंगे या मिड-टर्म पोल भी हो सकता है? See, coming to Trump and Modi ji, see, basically both are nationalist. एक चीज हमको ये समझना पड़ेगा, both are people with very strong likes and dislikes, and both are very very strong minded people. तो at a certain level हमको बड़ा एडवांटेज मिलेगा. क्यों? क्योंकि ट्रंप को भी शत्रुबोध है, मोदी जी को इन अ वे एक्सटर्नल शत्रुबोध तो है, इंटरनल शत्रुबोध नहीं है. वो तो मैं हमेशा कहता रहता हूं. एक्सटर्नल शत्रुबोध ये है कि दोनों का कॉमन एनिमी चाइना है.
And in a way, Trump was the only president who had the guts to actually bell the cat, जिसको हम बोलते हैं. और he named out China and called out China in many ways. And in fact, Apple की काफी factories उनके ही first term में they relocated back to US and all those changes did happen. तो at a trade level, क्योंकि वो धंधे वाला आदमी है, बनिया आदमी है, जैसे मैंने पहले भी बोला है. And Narendra Bhai also is a very very astute business guy, being a Gujarati. So at that level, वो connection जबरदस्त होगा. बट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि सब कुछ हमारे हिसाब से होगा या ट्रम्प इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट सॉर्ट ऑफ पपेट और मोदी जी, वो नहीं होने वाला, बिकॉज वो भी अपना चीज डेफिनेटली देखेगा. बट ओवरऑल नेट नेट मैं कहूंगा कि ही इज मच मच बेटर चॉइस फॉर इंडिया रादर देन कमला हैरिस कमिंग ओवर, विच वुड हैव एंश्योर्ड दैट नॉर्थ ईस्ट वुड हैव बर्न्ड. वो मेरा एक बहुत ही ओल्ड प्रेडिक्शन है. और मैंने इनफैक्ट बाइडन आया था तभी भी एक प्रेडिक्शन दिया था दैट अवर नॉर्थ ईस्ट विल बर्न बेस्ड ऑन सर्टन कॉम्बिनेशंस व्हाटएवर. वो टेक्निकल चीजें मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. We had to deal a lot of problems in the northeast direction. So that is what first part of it. The second part of it, when it comes to Waft, right? Now, एक interesting चीज है. I was very unhappy with the Modi ji swearing in chart of the second term. क्यों? क्योंकि उसमें गुरु लग्न में था और मेरा जो मुहूर्त मैंने उनको दिया था वो लियो लग्न का दिया था. एंड आई हैड टोल्ड देम दैट दिस इज ऑसम. लेकिन उनको इवनिंग में करना था. उन्होंने बोला यार सो एंड सो गुरुजी ने बोला है कि ये ले लो. पर मैंने बोला यार गुरु लग्न में है, यू आर इनटू पॉलिटिक्स, आपको आश्रम थोड़ी खोलना है. तो आप किसी गुरु आदमी से पूछोगे तो वो तो गुरु इन लग्न ही बोलेगा. पर आप तो पॉलिटिक्स में है. इन पॉलिटिक्स यू हैव टू डील विथ राहु एंड केतुज ऑल द टाइम. So this time the Murata is superb. Scorpio Lagna, Lagnesh, Mangal in the 6th house, अपने घर में. That means Modi ji is not going to play on the back foot. और ये मैं काफी चैनल में बोल चुका हूं कि अगर कोई समझता है कि मोदी जी मतलब ऐसे बैठ के he is going to wait till the time he is evicted, तो मोदी जी ने कच्ची गोली नहीं खेली है. In fact, this is Lagnesh in the 6th house which is going to take over, which means he will go into the NEP's camp. मैंने और एक prediction दिया था कि this is going to be the first time when we will have our armies boot into our enemy's camp. तो ये चीज है. As far as midterm elections are concerned, there is a possibility between May 2026 to July 2027. That's a dicey period. आगे देखते हैं क्या होता है. ओके ओके, बहुत धन्यवाद आपका इस शुरुआती टिप्पणी के लिए. स्वाति जी, ये जो डीप स्टेट की हम कारस्तानियां देख रहे थे पिछले कुछ समय से, हमारे देश के इर्द गिर्द भी जो टेंशन क्रिएट की गई थी, जानबूझ करके की गई थी, एक संकेत दिए गए थे शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट करके और वहां अपनी एक कठपुतली को बैठा करके, जिस तरह की हरकतें हो रही थी. और सब जानते हैं कि मोदी जी किस तरह की पॉलिटिक्स में माहिर हैं. वो संदेश और संकेत देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तीसरी बार शपथ लेने के बाद पहली आधिकारिक यात्रा मॉस्को की थी और वहाँ झप्पी वगैरह जो है सब डाली गई थी, जिसको लेकर के अमेरिका का डीप स्टेट कुछ ज़्यादा ही पगला गया. और यहाँ तक बयान दिए गए कि साहब ये यात्रा एक तरीके से हमको असहज करने वाली है. असहज करने वाली नहीं है, वो उनका कहने का मतलब था कि हमें अपमानित करने वाली है, यानी मोदी जी ने हमको अपमानित किया है. और ऐसे समय पर जबकि नाटो देशों की समिट जो है वाशिंगटन में हो रही थी, ऐसे समय वो मॉस्को पहुंच गए थे और झप्पियां पप्पियां हो रही थी वहां पर. तो कहने का आशय ये है, अब ट्रंप के आने के बाद कुछ चीजें चेंज होंगी क्या, कुछ सुधरेगा क्या, या डीप स्टेट अपने हिसाब से ही चलता है, राष्ट्रपति कोई भी हो? डीप स्टेट के बारे में चर्चा करने से पहले मैं 2-3 चीजें साफ कर दूं कि ट्रम्प की जो जीत हुई है वो 3 कारणों से हुई है. एक जो इलीगल इमिग्रेशन का मुद्दा था, उस पर बहुत नाराजगी थी लोगों की. दूसरा मुद्दा था महंगाई का और तीसरा मुद्दा था ये वोकिज्म का. मतलब जहां पर वो जो जेंडर चेंज और वो सब एजेंडा चल रहा था, इन तीनों के बारे में वोटर्स के मन में अत्यंतिक संताप था
और ये जो उनको भुगतना पड़ा है सब का, तो ट्रम्प जी ने पूरा धो डाला है इन लोग को। और आपने सही बताया स्विंग स्टेट्स के बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि शायद रोनाल्ड रेगन के बाद पहली बार इतनी शानदार जीत रिपब्लिकन पार्टी को मिली है। और उसके जो कारक है, ट्रम्प जरूर है, उन्होंने लीड किया और उन्होंने एक बात भी नहीं मानी थी कि मतलब वो पीछे नहीं हटे। 4 साल में कितनी चीजें उन पर की गई, इन्होंने बताया लीगल लॉ केसेस, मगशॉट लिया गया एक ऑफेंडर करके, मतलब इतनी बुराई सोच ली थी डेमोक्रेट पार्टी ने, लेकिन उन्होंने एक नहीं मानी। तो ये जो 3 मुद्दे हैं, ये जो मुद्दे हैं वो डीप स्टेट से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से ये तीनों मुद्दे चल रहे थे। और अगर इसमें कोई चेंज करना हो ट्रम्प को, तो उनको डीप स्टेट को क्रॉस तो करना ही पड़ेगा, ऐसे मुझे लगता है। और जो महंगाई का जो मुद्दा है खास करके, वो उभर के आया है, क्योंकि इन्होंने जो यूक्रेन का वॉर शुरू कर दिया और उससे ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई है वहां पर। मुझे लगता है $6 से भी आगे चल गया है गैलन का कीमत। तो ये सहना बहुत मुश्किल हो गया है कॉमन मैन के लिए। अगर वो वॉर बंद करना है, और जो आशीर्वाद से चालू हो गया डीप स्टेट के, तो उसमें तो कोई ना कोई अंतर तो पड़ेगा। अगर भारत के पड़ोसी का आपने जो जिक्र किया बांग्लादेश के बारे में, या और भी है, जो एक क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहते हैं, शेख हसीना ने बोल दिया, और उसमें मणिपुर में जो सब हो रहा है उसको भी इनका आशीर्वाद है। इनके राजदूत जाके मिलते हैं कश्मीर में कई लोगों से, नीचे ओएससी से जाके मिलते हैं। ये सब चीजें जो हो रही थी उसके बारे में शायद थोड़ा अंतर तो जरूर पड़ेगा, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि ये सब चीजें जी थी, ये बनी बनाई हुई लगती, मतलब ये असली कारण नहीं है भारत और अमेरिका के बीच के संबंध बिगड़ने का। असली कारण जो है, जो इन्होंने बताया अपने, रशिया से जो हमारी दोस्ती हो रही थी, उसी से वे थोड़े नाराज हैं। और ब्रिक्स के जरिए जो डी डॉलराइजेशन का जो प्रोग्राम चल रहा है, भारत तो छोटे छोटे कदम ले रहा है उसमें, तो उनको वो पकड़ भी नहीं सकते हैं, इतने छोटे कदम है। लेकिन नाराज तो बहुत है, क्योंकि अगर भारत का जो वेट है, वो वेट किस तरफ जाता है उस तरफ पलटा पलटने वाला है। तो डीप स्टेट पर जो कंट्रोल जो है वो जरूर आएगा। जो ये एजेंडा चलाया गया, अब देखिए अमित शाह जी के नाम पर भी वहां पर राजनीति हो गई और उनका नाम जोड़ दिया गया। इसकी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आई है इंडियन कम्युनिटी की ओर से, क्योंकि तब तक तो लोगों को लगता था ठीक है, कोई पन्नू है, कोई निज्जर है, वो सब चल रहा है। लेकिन जब भी आप डोवल जी का या अमित शाह का नाम जोड़ देते हैं, तो वहां के भारतीयों को तो पता है कि ये लोग ऐसे नहीं है करके। और इनके बारे में अगर इतनी घटिया सोच रखते हैं ये लोग, तो जो रिएक्शन आया है, जो जिन चीजों ने ट्रम्प को जिताया है, वही तय करेगा उनका एजेंडा क्या होगा। इन्होंने सही बताया कि बिजनेस डील के बारे में वो तो सख्त रहेंगे, वो हमेशा उनके अगले टर्म में भी सख्त ही रहे थे, भारत के साथ भी और मोदी जी के साथ भी। तो वो तो रवैया वैसे चलते रहेगा, और हम भी ओपन है उसके लिए। मोदी जी भी ये नहीं चाहते कि कोई उनका देश है वो राष्ट्रपति बने हैं तो अमेरिका के बने, हमारे तो नहीं बने, तो उनकी वेलफेयर का जरूर सोचेंगे, हम भी सोचेंगे। और कहीं पे तो मीटिंग ग्राउंड होता है, जो ये प्रशासन ने, बाइडेन प्रशासन ने जो करके दिखाया, वहां पे तो कोई मीटिंग ग्राउंड दिखाई नहीं दे रहा था। ये बहुत बड़ी चिंता थी हम लोगों के लिए। बिल्कुल सही आपने कहा है स्वाति जी। अनुपम जी, बीच युद्ध में घोड़ा चेंज करना या इस तरह की चीजें लेना, जैसे बाइडन के स्वास्थ्य को लेकर के तमाम तरह की चिंताएं थी, उनकी मेमोरी को लेकर के भी किसी जहाज से उतर रहे हैं, मीडिया भी खड़ा है, बाकी लोग अफसर भी खड़े हैं रिसीव करने के लिए, थोड़ी देर इधर उधर को देखते हैं और फिर उसी जहाज में चढ़ जाते हैं जिसमें से उतर रहे हैं। ऐसी तमाम तरह की घटनाएं जो हैं हमने देखी है, उसके मजे भी लिए हैं, लेकिन उनकी आयु समझ लीजिए, हेल्थ समझ लीजिए,
मेमोरी लॉस समझ लीजिए, बीमारी समझ लीजिए, उसकी वजह से कमला हैरिस को लाया गया। लेकिन कमला हैरिस के पक्ष में ओबामा से लेकर के ओबामा की पत्नी और डीप स्टेट भी मैं तो कहूँगा, और वो तमाम ताकतें जो लगी हुई थी कि किसी भी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को रोका जाए, 2 बार जानलेवा हमले भी उन पर हुए, इसके बावजूद अब ट्रंप तो साहब आ गए हैं। तो एक तो मैं ट्रंप की जीत पर आपकी टिप्पणी चाहूँगा। नंबर 2, इसके साथ ही आप जरा ये भी बताइए कि अमेरिका में जो कुछ हुआ है, इसका इम्पैक्ट झारखंड और महाराष्ट्र में क्या पड़ने वाला है? देखिए ओमकारी, जहां तक डीप स्टेट की जो बात होती है, 1981 से 89 तक रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और उसमें जो उनका सेकंड टर्म था 85 से 89 के बीच में 4 साल का टर्म होता है। उस 4 साल में आखिरी के जो 3 साल थे वो अपनी याददाश्त खो चुके थे, अल्जाइमर था उन्हें। अब आप सोच के देखें कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी जिसके हाथ न्यूक्लियर बटन्स पे हों, वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका था आखिरी के 3 साल, और किसी को पता भी नहीं चला, डीप स्टेट चलाता रहा। जो बाइडेन कहना नहीं चाहिए, पर मतलब उनकी अगर सारी क्लिपिंग्स बना ली जाए तो एक कॉमेडी फिल्म बन जाए। आप उनको मतलब वो वायरल होते हैं कि भूतों से हाथ मिलाते हुए, वो मंच पे नॉन एग्जिस्टेंट लोगों से हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं। वो 4 कदम चल नहीं पाते हैं, लड़खड़ा के गिर जाते हैं। हकीकत यह है कि जो बाइडेन वाज नॉट इन कंट्रोल एट ऑल। वो किसी भी तरह से ना वो अपने शरीर के कंट्रोल में थे, ना अपने दिमाग के कंट्रोल में थे, और जाहिर सी बात है देश और दुनिया के कंट्रोल में तो बिल्कुल भी नहीं थे। रही बात है कमला हैरिस की, तो ये सोचना कि कमला हैरिस बहुत ज्यादा कंट्रोल में थी, वो भी ज्यादा कहना होगा, क्योंकि कमला हैरिस से पूरी कैंपेन के दौरान लगातार सवाल किया गया कि साहब आप किस तरह जो बाइडेन से अलग सरकार चला के दिखाएंगे। कमला हैरिस इस एक सवाल का कभी जवाब नहीं दे पाई, बल्कि उन्होंने, आपको मालूम है हर बार इसका जवाब क्या दिया? उन्होंने कहा कि हम और जो बाइडेन 2 अलग अलग पर्सनालिटी हैं, तो जाहिर सी बात है हमारी सरकारें भी अलग होंगी। ये कौन सा जवाब हुआ? आप एक सरकार का 4 साल हिस्सा रही हैं एज द वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, आप जब कहती हैं कि हम जितनी सरकार में जितनी गड़बड़ियां हैं सब ठीक कर देंगे, तो लोग पूछते हैं आप किसकी सरकार की बात कर रहे हैं? आप ही की तो सरकार है। आप किस सरकार की गड़बड़ी की बात कर रही हैं भाई? आप ही की सरकार है। लेकिन ठीक है, कमला हैरिस शी वाज टू क्लेवर बाय द हाफ, और मतलब वो जब चाहती थी हिंदुस्तानी बन जाती थी, जब चाहती थी ब्लैक अफ्रीकन बन जाती थी, जब चाहती थी हिंदू बन जाती थी, जब चाहती थी क्रिश्चियन बन जाती थी, जब चाहती थी महिला हो जाती थी, जब चाहती थी शी ही वाले प्रोनाउंस के साथ खेलने लगती थी। तो जो लोग बहुत ज्यादा चतुर होते हैं फिर उनके साथ वही होना था जो हुआ। देखिए कई चीजें हैं। मैंने कल एक ट्वीट किया था, और नॉर्मली आई डोंट स्टिक माय नेक आउट, में वैसे कोई भविष्यवाणी वगैरह नहीं करता हूँ, और मैं तो कार्तिक भाई की तरह ज्योतिष भी नहीं जानता हूं, तो मेरे भविष्यवाणी करने का तो कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन कल मैंने लिखा था ट्विटर पे कि हिलरी क्लिंटन जब हारी थी तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि हमको दुनिया भर की लेक्चर देने वाला फिरंगी अमरीकी आज भी एक महिला राष्ट्रपति को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हिलरी क्लिंटन को वोट इसलिए नहीं मिला था कि द व्हाइट अमेरिकन वाज नॉट रेडी टू वोट फॉर अ वुमेन प्रेसिडेंट। गोरा अमरीकी इस बात के लिए तैयार नहीं था कि उनकी नेता एक महिला हो। हमें भाषण देते हैं, हमारे यहाँ तो आप देख लिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चारों देश देख लीजिए, पूरा साउथ ईस्ट एशिया देखो, सिर्फ महिलाओं ने ही चलाया है। तो एक नंबर 1, तो हमने कहा जब इन्होंने एक फिरंगी महिला को वोट नहीं दिया तो ये कमला हैरिस को वोट देंगे, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। वो भी यही देखिए जो स्विंग स्टेट्स जिन्हें कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि साहब स्विंग स्टेट्स में माना जा रहा था कि अगर किसी ने 7 में से 3 या 4 निकाल लिए वो जीत जाएगा, तो 7 के 7 चले जा रहे हैं ट्रंप के साथ। भाई ये क्या तमाशा है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। आपको मालूम है कि 2004 में जॉर्ज बुश के बाद 20 साल में डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे रिपब्लिकन आदमी होंगे, एक ऐसे कैंडिडेट होंगे जो राष्ट्रपति पद भी जीतेंगे और पॉपुलर वोट भी जीतेंगे।
पिछली बार जब ट्रंप जीते थे तो वो पॉपुलर वोट में हिलरी क्लिंटन से 2% से ज्यादा वोट से पीछे थे, पर इस बार वो पॉपुलर वोट भी जीत रहे हैं, राष्ट्रपति पद भी जीत रहे हैं, अपर हाउस सीनेट भी जीत रहे हैं, लोअर हाउस भी जीत रहे हैं, मतलब कुछ बचा ही नहीं, वो तो सब जीत रहे हैं, सब पे सब जीत रहे हैं। तो आप एक मेरा अपना ईमानदारी से मानना है, और खास तौर से ये जो आपका अमेरिका का जो बीच वाला हिस्सा है, तो वहां पे दे आर जस्ट नॉट रेडी फॉर अ फीमेल लीडरशिप। और जब वो हिलरी के लिए नहीं तैयार थे तो इनके क्या। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप का वापस आना मोटा मोटा भारत के नजरिए से देखें तो साफ कनाडा के हवाले से अंतर डालेगा। देखिए कारण क्या था, जो बाइडेन कहीं से चार्ज में नहीं थे, माना जब डीप स्टेट होता क्या है ये भी आप जाने, डीप स्टेट का भी कोई परमानेंट कैरेक्टर नहीं होता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहते हैं कि ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है, कि अगर कुछ परमानेंट होता है तो सिर्फ हमारे स्वार्थ होते हैं, देयर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट, तो हमारे स्वार्थ होते हैं। डीप स्टेट का भी क्या है, जब एक डेमोक्रेट प्रेसिडेंट होता है तो डीप स्टेट भी डेमोक्रेट और लिबरल हो जाता है, जब एक रिपब्लिकन प्रेसिडेंट होता है तो डीप स्टेट भी रिपब्लिकन हो जाता है और कंजर्वेटिव हो जाता है। तो साहब जो बाइडेन तो कहीं से चार्ज में थे नहीं, कमला हैरिस कहीं से चार्ज में नहीं थी, तो जो डीप स्टेट चला रहा था उन्होंने देखिए क्या किया, उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को आधी 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 अधूरी जानकारी देके चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, और वो बंदा जाके आए बाएं शाएं बकने लगा, और देखिए भारत और कनाडा में कहां तक पहुंच गया। और देखिए आधी अधूरी जानकारी दे के उनसे पहले बयान दिलवा दिया, उसके बाद जब उनसे पूछा गया, हमने नहीं पूछा, जब उनकी इंटरनल इंक्वायरी कमेटी ने पूछा जस्टिन ट्रूडो से कि आपके पास सबूत क्या, कहे सबूत कुछ नहीं, सबूत कुछ नहीं। अब वो जो बात नहीं बता पाए कि साहब इन्होंने तो हमें चने के झाड़ में जला के भेजा हुआ है, तो आप एक तरफ आप ट्रूडो को भड़का रहे हो, दूसरी तरफ आप क्या बैठ के पन्नू रोज बयान दे रहा है। ये पन्नू पहले क्यों नहीं बयान दे रहा था, ये पन्नू पिछले 4 साल में ही इतना बड़ा 30 मार का क्यों हो गया। ये पिछली बार जब ट्रंप सरकार थी तो ये पन्नू इस तरह के बयान क्यों नहीं, रोज धमकी दे रहा था, रोज धमकी दे रहा है, ये हवाई जहाज गिरा देंगे, वो हवाई जहाज गिरा देंगे। तो एक तो आपका इस पे अंतर आएगा। तीसरी बात, ये डॉन एंड लू जैसे मशीनरीज छोड़ दिए गए थे, जो हमारे यहाँ कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक एकदम छुट्टा घूम रहे थे, जो बांग्लादेश में एक नई सरकार तालिबानी सरकार बना रहे थे, जिन्होंने हमारे पड़ोस में एक नया अफगानिस्तान पैदा कर दिया बांग्लादेश के रूप में, इन सब पे बहुत ज्यादा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का हमेशा से कहना है कि लुकिंग इनवर्ड्स, उनका अभी जैसे कह रहे थे आपकी ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज अ बिजनेसमैन, तो उनके लिए ये सब ये इंटरनेशनल दरोगा बनने की उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है। तो वो जाहिर सी बात है कि जो ये बांग्लादेश में तमाशा आपने हमारे बगल में एक अफगानिस्तान पैदा कर दिया है, ये नहीं। दूसरा एक बहुत बड़ी बात, अच्छा आई वाज टॉकिंग अबाउट कनाडा। कनाडा में हाल आपको बता दें ओंकार जी, आपको सुन के आश्चर्य होगा, और स्वाति मैम मौजूद हैं, मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा उनकी उपस्थिति में ये बात कह रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने जब अभी अपनी किताब लिखी सेविंग अमेरिका, सेव अमेरिका, तो उसमें उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को फिडेल कास्ट्रो की नाजायज औलाद बताया, और मतलब आप सोचे, और नाजायज औलाद ही नहीं बताया, उसको जस्टिफाई भी किया, कहा कि जस्टिन ट्रूडो के बाप के सर में बाल नहीं थे, इसके सर पे क्यों बाल है, इसके सर पे इसलिए बाल है क्योंकि फिदेल कास्ट्रो के बाल थे। तो आप मतलब आप सोचिए ये इन दोनों के बीच के संबंध है। ट्रूडो का जहां तक सवाल है, आपने G7 की मीटिंग में देखा, वो डोनाल्ड ट्रंप की नकल करते हुए कैमरे पे पकड़े गए, उन्होंने लगातार डोनाल्ड ट्रंप के हटने के बाद भी उनपे प्रहार किए। डोनाल्ड ट्रंप भी उनको कह रहे थे ल्यूनेटिक, पागल कह रहे थे। अभी एक जगह पूछे थे आपको ट्रूडो के बारे में क्या कहना है, अगर एक लाइन में कहूं तो दोगला, ये उनके साथ। तो अब आप डोनाल्ड ट्रंप और ट्रूडो के बीच में वो वार्तालाप देख रहे हैं जो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में नहीं, आप समझे। तो अब ये ट्रूडो की तो जैसे अगर वो भारतीय भाषा में कहना कि नानी मर गई होगी ये चुनाव रिजल्ट देख के, जो दूसरा आदमी जिसकी नानी मर रही होगी वो है वो दूसरा। देखिए ये हमारा दुर्भाग्य है, ओंकार सर, मैं लगातार कहता रहता हूं कि भगवंत मान से लेकर यूक्रेन से लेकर कनाडा तक की जो हमारी पॉलिटिक्स में जो मस्खरे आ गए, जो ये जो कॉमेडियंस आ गए और नेता हो गए, जो फुल टाइम कॉमेडियंस थे वो अब नेता हो गए। अब ज़ेलेंस्की को देख लीजिए, जिस आदमी की रोजी रोटी स्टैंड अप कॉमेडियन से थी, वो आदमी आज नेता हो गया, ये उसकी भी नानी मर रही है। क्यों? डोनाल्ड ट्रंप लगातार कहते रहे हैं, वो कैसे कहते हैं, वो तो अपने अंदाज में कहते हैं ना, वो जैसे अभी इन्होंने कहा बिजनेसमैन है, एकदम कार्तिक जैसे बिजनेस क्या यार, मैंने ज़ेलेंस्की से बड़ा तो कोई सेल्समैन ही नहीं देखा। बंदा जब आता है यहाँ पे $1 बिलियन की भीख हमको चपत लेके चला जाता है। और ये जो वैंस है जो उनके उपराष्ट्रपति हैं,
मैं देख रहा था तो लगातार आर्टिकल्स लिख रहे थे वॉशिंगटन पोस्ट में कि किस तरह हमको यूक्रेन की मदद पूरी काट देनी चाहिए। तो एक जी उनकी जी हालत खराब होगी, तीसरी जो हालत खराब हुई होगी वो खराब हुई होगी खमेनी साहब की, क्योंकि पिछली बार जो अच्छी खासी जो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील थी, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको तोड़ दिया था और ईरान पे सैंक्शंस लगा दिए थे। अब जब डोनाल्ड ट्रंप लौटे हैं तो ईरान और इजराइल का बाकायदा युद्ध छुड़ा हुआ है। ऐसे में ट्रंप लौटे तो खमीनी साहब से ये भगवान क्या हो गया, ये तो मतलब जिसे कहना है सर मुड़ाते ओले पड़े। आप बताइए, एक तो झगड़ा शुरू हुआ इजराइल से, ऊपर से ट्रंप लौट आया, तो ये तीन जगह इन लोगों को दिक्कत आएगी। तो जाहिर सी बात है रशिया से हम लोग का बात, रशिया यूक्रेन से लेना देना बहुत नहीं है। एक बात अंतर अच्छी होगी कि अगर ये युद्ध सर, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, तुम पीस की बात है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये तक कहा है कि अगर रूस हमारे नेटो के सहयोगी पे भी हमला करे तो मेरी तरफ से खुली आजादी है। अब आप सोचिए, सारा झगड़ा हुआ यूक्रेन और रशिया का इस बात पे हुआ कि यूक्रेन कह रहा हम रशिया नेटो का मेंबर बनना चाहते हैं और रशिया कह रहा हम बनने नहीं देंगे। हाँ, अब वो कह रहा है अरे छोड़ो यार, तुम नेटो पे भी हमला कर दो, हमसे कोई मतलब नहीं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। तो जाहिर सी बात है ये सब तो परेशान होंगे। कनाडा के हवाले से हमको जरूर रिलीफ मिलेगी। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो डेमोक्रेट्स गए ओंकार जी, तो ये जो मॉरल लेक्चर हमको मिलता है ना कि हम तुम पे नजर रखे हैं, आपने केजरीवाल के ऊपर बयान दे दिया, आपने हमारे फार्मर्स आंदोलन पे बयान दे दिया, आपने हमारे चुनावों पे बयान दे दिया, इतना कि फिर पलट के जयशंकर को बयान देना पड़ा कि हम भी तुम पे नजरें रखे हैं। तो ये जो मॉरल लेक्चरिंग है ये खत्म हो जाएगा। चाइना को लेके मोरलेस इनका रुख वही रहेगा। ईरान वाले मुद्दा बहुत दिलचस्प हो जाएगा और आप मान के चल सकते हैं कि यूक्रेन और ईरान, ये इजराइल, ये दोनों ही युद्ध समाप्त होंगे, जल्दी समाप्त होंगे, लेकिन वो इजराइल की शर्तों पे होंगे, रशिया की शर्तों पे होंगे। ओंकार जी जी जी। महाराष्ट्र और दो झारखंड दो वाला नाम इम्पैक्ट जोड़ना मैं चाहती हूँ अनुपम जी। आपको हाँ सॉरी, दो जी नाम जोड़ना चाहती हूँ। एक बांग्लादेश के यूनुस, उनकी भी होश हवास उड़ जाएंगे अभी। जी मैंने उन्हीं से शुरुआत की था कि वो जो बांग्लादेश पैदा कर दिया था डोनाल्ड लू ने, उनकी भी एकदम होशो आज, वो भी एकदम उनकी नींद गायब हो चुकी होगी। और जैसा इन लोगों ने बना रखा था। दूसरा नाम मैम, और दूसरा हमारे यहाँ के राजदूत गारसेटी साहब, उनको तो भाई हटाए। तो फिर मैं तीसरा नाम भी उनकी जोड़ तो दूं मैम इसमें, अपॉइंटमेंट हमारे रोक के रखी थी, आपको भी याद होगा, 9-10 महीना उनको अपॉइंटमेंट नहीं दी थी। आप मैम लोग वो मुझे पप्पुओं लगता है हमारे जो राजदूत थे शायद उनको बॉलीवुड में कुछ नाच गाने का काम मिल जाए, काफी अच्छा डांस वांस कर लेते हैं वो। लेकिन सर एक जने की और नींद उड़ गई होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। डोनाल्ड लू की हट रहे हैं तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भी नींद उड़ी होगी, ये भी आप जान लें। आप लोग पप्पुओं की बहुत उपेक्षा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। बहरहाल मैं जल्दी से कार्तिक जी के पास आ जाता हूं, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था कि जल्दी उनको छोड़ देंगे। कार्तिक जी, ये जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है और मध्य एशिया में जो कुछ चल रहा है, यानी इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट इस समय चल रहा है लगातार, लेबनान के साथ भी, इधर फिलिस्तीन हमास के साथ भी, और ईरान तो खैर अब खुल करके सामने आ ही गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कुछ आप देख रहे हैं कि शांति होगी, युद्ध खत्म होंगे, या ये सब चलता रहेगा साहब? एक इनफैक्ट एक मेजर डेवलपमेंट होगा। देखो एक चीज तो बहुत क्लियर है, ये मैंने बहुत पहले बोला था, करीबन जब रशिया वॉर शुरू हुआ था, तो मैंने उस वक्त एक प्रेडिक्शन दिया था कि भाई पुतिन के हाथ में जो लैंड आया है, वॉट एवर ही कैप्चर्स, फॉरगेट दैट यू विल एवर गेट इट। तो आप अगर सोच रहे हो कि भाई रशिया के साथ इस लेवल पे आप नेगोशिएट कर सकते हो कि भैया जो जो लैंड आपके हाथ में है वो वापस दे दो एंड स्टेटस को रिमेन होगा, वो तो होने नहीं वाला है। सो द फर्स्ट कंडीशन फॉर इवन अ नेगोशिएशन इज कि भाई मेरा है वो मेरा है, तेरा है वो भी मेरा है। दैट इज द पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ फ्रॉम वेयर पुतिन विल नेगोशिएट। 20%, कार्तिक भाई आपको मालूम है 18 से 20% हिस्सा यूक्रेन का पुतिन कब्जा कर चुके हैं। दैट इज नियरली 20%, यानी 1/5वां हिस्सा। एब्सोल्युटली, एंड दिस आर ऑल स्ट्रेटेजिक प्लेसेस। ऐसा नहीं है कि वो पूरी उनकी जो वॉर ट्रेनिंग है उस हिसाब से उन्होंने सोचा है कहाँ कहाँ से पोर्ट्स लेना है, कहाँ कहाँ उनकी प्रॉपर फसल उगती है, कहाँ कहाँ से उनको फूड सिक्योरिटी मिल सकती है। दे हैव ऑल टेकन ऑल द स्ट्रेटेजिक लैंड्स, और वो मिलेगा नहीं। वो तो मैंने आज से 2 साल पहले बोला था, तो सब लोग बोला नहीं यार ऐसे कैसे, यू विल सी का पूरा नेटो आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने बोला कुछ नहीं फर्क पड़ेगा।
तो that is one part. But what will happen is with Trump coming, and उसमें मेरे को तो कोई डाउट नहीं है कि ट्रम्प एंड पुतिन्स टीम हैज बीन इन टच फॉर सो मेनी इयर्स, उसमें कोई डाउट नहीं है. सो जैसे मैंने बोला कि भाई ट्रम्प इज अ प्योर बिजनेस पर्सन, तो वो अगर कोई उसके घर पे आके फ्री की चाय भी पी के जाता है तो उसको अच्छा नहीं लगेगा कि भैया आए हो तो क्या लेके आए हो, जा रहे हो तो क्या रख के जा रहे हो. ही इज फ्रॉम दैट माइंडसेट. इट्स वेरी क्लियर. तो ही इज गोइंग टू डेफिनेटली से एंड ही इज गोइंग टू पुल द स्ट्रिंग्स अप. अभी पुतिन का एंड यूक्रेन का पूरा गेम इज मनी गेम, और ये पूरा जो चर्निंग हो रहा है इज बिकॉज ऑफ दैट लॉबी, वॉर लॉबी, जहां से पैसा आता है. सो अगर ट्रंप ने उनसे पैसा नहीं लिया है तो ट्रंप की टेक्निकली स्पीकिंग कोई देयर इज नो लायबिलिटी ऑन हिम टू सर्व देम. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो टू दैट एक्सटेंट ट्रंप इज गिल्ट फ्री. इसलिए वो इतना जोर जोर से बोल भी सकता है कि भैया व्हेन आई कम बैक आई एम गोइंग टू स्टॉप ऑल द वॉर्स, क्योंकि उनकी जो पैसा है, फंडिंग है, वो वहां से नहीं आ रही है. सो इट इज वेरी क्लियर, अगर पैसे का गेम है और अगर ज़ेलेंस्की तक पैसा नहीं जा रहा है तो आर्म्स नहीं जा रहा है तो भैया क्या लड़ेगा? So technically, तो by hook or by crook, he will have to come to the negotiation table. And after all this time, if you see yesterday's statement of Putin ने बोला है कि we are ready to negotiate. So he has already given that olive branch, telling this guy Zelensky कि भैया I am giving you the olive branch, take it now, वरना फिर तो जो बाकी बचा है वो भी मैं ले लूंगा. What was your other question? किस और? हाँ, related to मध्य एशिया में जो कुछ चल रहा है जी. मिडिल ईस्ट रीजन में ऑलरेडी अगर आप येस्टरडे देखो तो हुती ने तो ऑलरेडी बोल दिया कि भैया हम तो यार ऐसे ही कर रहे थे, हम तो मजाक कर रहे थे सर, हमको तो वॉर नहीं करना है. तो उनको तो पहले ही मतलब दे हैव विड्रॉन. नाउ द ओनली वे टू डील विद द सिचुएशन इज दैट हमास हैज टू गिव अप व्हाटएवर इजरायलीज दे हैव. जो हॉस्टेजेस का सिचुएशन है, वो हॉस्टेजेस का अगर नहीं करते तब तो देन तो Israel is not going to stop. And in fact, जो major fundings है of Trump is also coming from top Israelis. और उनका एक ही, and knowing how Israelis think and knowing how देशभक्त they are, उनका तो एक ही चीज होगा कि भैया आप प्रेसिडेंट बनोगे तो भैया हम जहां पे भी ट्रैक्टर घुमाते, भैया आप कुछ नहीं बोलोगे, हमको साफ करने दो. तो Trump is going to give them a simple choice. Boss, you want to negotiate? सीधा होस्टेज दे दो एंड यू हैव 48 आवर्स. वो ज्यादा टाइम भी नहीं देगा और फिर इजराइल को बोलेगा भैया तुम करो हर हर महादेव. सो आई फील दैट दे विल ऑल बी स्कैर्ड. दैट्स व्हाई आई एम वेरी प्राउड ऑफ यूएई कि यूएई ने बहुत ही टाइम पहले ये क्लियर स्टैंड ले लिया कि बॉस वी डोंट वांट अ कंट्री व्हिच इज गोइंग टू एंड अप बिकमिंग सीरिया, एंड दे डिड अ बिग कोर्स करेक्शन, एंड ओवर हियर नन ऑफ दिस पीपल आर आवर फ्रेंड्स. So we are very clear कि भैया हमको एक path चाहिए, and that path is towards prosperity, where we don't need Hamas, we don't need the Hezbollahs, we don't need this Muslim Brotherhood and all those guys, and we are very clear with them. That's why Trump coming in is a huge benefit to UAE also, and that's why UAE was fully supporting Trump. तो ये whole dynamics हो रहा है. In the Middle East also there is two camps. जैसे मैंने even जयपुर डायलॉग्स में बोला था कि भाई I stay between two sides of Islam. जहां पे मैं इंडिया में एक अलग ही टाइप का इस्लाम देखता हूं, जबकि यूएई में आता हूं तो अगर आप मेरे ट्विटर में देखोगे दिवाली की जो वीडियोस एंड ऑल है, हियर इट इज कंप्लीटली डिफरेंट. सो कंसीडरिंग दिस टाइप ऑफ मिडिल ईस्ट रीजन, वी वुड बी वेरी वेरी हैप्पी विद ट्रम्प कमिंग इन. एंड यू विल सी कि ये सारे लोग जो है सो कॉल्ड रेडिकल्स, उनके सबकी रातों की नींद हराम होगी एंड स्वेरिंग इन होगा और इनके आप रंग बदलते वो देख लेना. बिल्कुल सही बात आपने कही है कार्तिक जी. वैसे भी ट्रंप ने तो कह दिया था कि भाई रिजल्ट आने तक, या कहें कि ओवल ऑफिस तक उनके पहुंचने तक या तो आप सुधर जाओ, इनसे कहा था हमास वगैरह से, नहीं तो हम धुआं करेंगे आकर के. तो वो तो पहले ही चेतावनी इनको दे चुके हैं. कार्तिक जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए. आप लीव कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और चाहें तो आप जुड़े भी रह सकते हैं. I'll have to leave, लेकिन मैं पक्का जैसे फडणवीस जी ने बोला था मी पुन्हा येणार. थैंक यू. नमस्कार. बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका. तो स्वाति जी, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा अब,
हम लोग थोड़ा सा चाइना पर बात कर लें, क्योंकि कोरोना काल के बाद से जो डोनाल्ड ट्रंप के सुर हमने देखे थे चाइना को लेकर के, वो तो चाइना वायरस ही कह रहे थे इसको, वो तो कुछ और कह ही नहीं रहे थे। और अब कुछ ही समय पहले हमने देखा है कि डिसएंगेजमेंट भी हुआ है भारत और चीन का। 4 साल में शायद चीन की समझ में आ गया, उसको कहीं से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि 1962 वाला भी भारत अब ये नहीं है। और 2013 में जो गुस्ताखी मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल में उन्होंने की थी, डेमचौक और देवसांग पर आकर के बैठे थे, अब ये वो भारत भी नहीं है, ये तो बदला हुआ भारत है। यानी वार्ता भी करेंगे और आपकी हैकड़ी भी निकालेंगे। आप 50-60 हजार सैनिकों के साथ खड़े हैं तो हम भी खड़े हैं, देखते हैं किसमें कितना दम है। पहले डोकलाम और अब पूर्वी लद्दाख के इस पूरे एरिया में। अब ट्रंप आए हैं तो चीन का मैं बयान देख रहा था। चीन ने कहा है कि सम्मान के हमारे रिश्ते रहेंगे, यानी जितना सम्मान वो देंगे उतना सम्मान हम उनको देंगे। तो अभी क्या सिचुएशन आप देख रही हैं, क्योंकि इधर हम देख रहे हैं कि अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां, एप्पल समेत, उन्होंने भारत का रुख किया था। चाइना से उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा था। इसको लेकर के भी चीन का जो नेतृत्व है उसकी भ्रगुटी हमने तनी हुई देखी थी, लेकिन अमेरिका की जो कंपनियां हैं उनका रुख भारत की तरफ होना और आगे के लिए भी तमाम तरह की संभावनाएं अब खुली हुई हमें दिखाई दे रही हैं। तो इस बिंदु पर आप क्या सोच रही हैं? जी, एक तो ट्रम्प जैसे बोला जाता है कि पूरे बिजनेसमैन है, और एक बिजनेसमैन ही जानता है कि अपनी जो पूरी सप्लाई लॉजिस्टिक्स चेन है वो एक ही देश के हाथ में अगर हम देते हैं तो इससे क्या नुकसान होता है। मतलब किसी भी वजह से वो सप्लाई अगर बंद हो गया तो पूरी दुनिया में आपको दूसरा कोई वो देने वाला आदमी नहीं बचा है। ये सिचुएशन तो ट्रम्प बदल देंगे। अब इसके लिए वो भारत को प्राधान्य देंगे या और किसी देश से नाता जोड़ देते हैं, ये अलग बात है। लेकिन चाइना में जो पूरा कंसंट्रेशन हुआ है प्रोडक्शन का, उससे तो डिस्ट्रीब्यूशन का वो एम लेकर तो जरूर आएंगे। उनका रुख आपने सही कहा, कोविड की टाइम से ही वो बोल रहे थे कि ये पूरा होक्स है, और उस पर उनका तो पूरा भरोसा ही नहीं था सब इस चीजों पर। और चाइना वायरस तो बोल दिया था, उस पर बहुत बड़ा बवाल किया था इन लोग ने। लेकिन जो भी ट्रम्प बोल रहे थे वो पूरा पूरा सच निकला। वो जो डॉक्टर फाउची और वो सब लोग थे, लोगों को समझ आया कि किस तरह से मिसलीड कर रहे थे इन लोगों को। तो दो तीन चीजें मुझे लगती है कि वो चाइना से वॉर तो नहीं करेंगे, लेकिन चाइना जिस तरह अमेरिका को धोखा दे रहा है, और वो जो धोखा है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, इसमें अमेरिकन कंपनियों का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो चाइना ने हड़प कर ली है। और उसके बारे में ये डेमोक्रेट जो सब नेता थे उन्होंने नरमाई का रुख अपनाया था। तो ट्रम्प तो वैसे मानेंगे नहीं, क्योंकि अगर बिजनेस करना है तो प्रॉपर्टी तो उनके साथ रहेगी। ये तो उनके मतलब आंखों में पूरी साफ साफ नजर आती है। तो वो जरूर ये करेंगे। हालांकि बाइडेन ने भी बोला था हम चीन चाइना से कंपटीशन चाहते हैं, न कि वॉर। लेकिन उनके कदम जो है वो अलग ही पड़ रहे थे। कंपटीशन का कहीं नाम भी नहीं दिखाई दिया हमको। ट्रम्प इस बारे में मुझे लगता है कि वो जो कंपटीशन की बात बोल रहे थे वो इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे चाइना के साथ। और उसके लिए भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, क्योंकि एक बिजनेसमैन के साथ हम लोग बिजनेसमैन की तरह बात कर सकते हैं। अगला जो प्रशासन था उन्होंने तो बहुत सारा धोखा दिया भारत को। हम जानते हैं कि हमारे एयरक्राफ्ट के इंजन भी नहीं दिए, पूरा पैसा हड़प लिया, बहुत सारी चीजें हो गई उन दिनों में। तो अगर आप भरोसा नहीं कर सकते हो तो
रिश्ते कैसे बनेंगे? तो ट्रम्प को ये बदलना पड़ेगा। और चाइना के बारे में एक बात है कि जो किसिंजर साहब ने जो बोला था कि अमेरिका को अगर स्ट्रांग रहना है तो कभी भी रशिया और चाइना को एक साथ आने मत देना। और ये बात किसिंजर साहब की मुझे लगता है कि अमेरिका ने 3-4 दशक से पाली हुई थी और वो यशस्वी भी हो रहे थे, इसमें उनकी जीत हो रही थी। लेकिन ये जो डेमोक्रेट पार्टी ने ये जो नाटक खेला उसमें ये दोनों एक साथ आ गए, और अगर एक साथ आए हैं तो उसमें दिक्कत ट्रम्प को रहेगी कि अगर वो रशिया से रिश्ता सुधारना चाहते हैं तो फिर चाइना का क्या होगा, क्योंकि दोनों के हाथ जल गए हैं और इसलिए दोनों एक साथ आए हैं। तो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते इतने जल्दी, या मतलब किसी फालतू चीजों पर। और ट्रम्प को बहुत काम करना पड़ेगा चाइना के बारे में इसके लिए। बिल्कुल सही बात है। मैं आखिर में अनुपम जी आपसे ये जानना चाहूँगा, बांग्लादेश से कल रात से ही सूचनाएं मिल रही हैं, चिटगांव इलाके में सेना ने फिर से हिंदुओं को निशाना बनाया है। बांग्लादेश में जो गुंडागर्दी चल रही है, खुली गुंडागर्दी चल रही है, हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही, ये बांग्लादेश का कुछ इलाज हो पाएगा क्या? और दूसरे जो मैंने तब पूछा था, जो कुछ अमेरिका में इस समय घटा है, जो जीत हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर इसके क्या असर हो सकते हैं? यानी राजनीति पर जो अभी हमारे यहाँ चुनाव चल रहे हैं, इन पर किस तरह के आपके इम्पैक्ट देखते हैं? देखिए, जहां तक बांग्लादेश की बात है उनका, ये मतलब कहीं पे आग लगा देना आसान है, उसको बुझाना उतना आसान नहीं। आप खास तौर से जब वो आग एक इस्लामी क्रांति के रूप में लगे, इसी जमाने में इन्हीं पश्चिमी देशों ने खुमैनी को फ्रांस से भेजा था ये सोच के कि साहब वो बड़ा लोकतंत्र लाएंगे ईरान में, और देखिए क्या लोकतंत्र लेके वो आए। तो जो 1979 की जो इस्लामिक क्रांति थी, तो आप उसको रेप्लिकेट होते देख रहे हैं बांग्लादेश में। तो वहां पे जमाते इस्लामी को भड़का देना, सेना के हाथ में ताकत दे देना, जमीन पे जमात के गुंडों को उतार देना, जेलों से अपराधियों को छोड़ देना, ये सब तो आसान था, कर दिया आपने, कर दिया। लेकिन अब आप ये ना, हु विल बिल्ड द कैट, बिल्ली को छोड़ना तो आसान था, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। अब अमेरिका क्या, कोई भी चाहे, खुद देखिए, जहां तक यूनुस का सवाल है, मोहम्मद यूनुस का, उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। मैं तो बार बार आपसे कहता हूँ, वो तो एक शो बॉय है अमेरिका की तरफ से, वहां पे एक पिट्ठू जैसे बैठा दिए गए हैं। उनके ना हाथ में कुछ है, ना वो किसी हाथ उनके, वो तो उनके पीछे वो फौज भी लगी हुई है, तो जमात इस्लामी भी लगी हुई है, तो खालदा जिया भी लगी हुई है, तो उन सब का अपना एक वहां तमाशा तांडव चल रहा है। तो मोहम्मद यूनुस के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो बांग्लादेश में हाँ, लेकिन इतना जरूर होगा कि जो इनको जो शह मिल रही थी जहां से, वो शह मिलनी बंद हो जाएगी, तो इनको हैंडल करना थोड़ा आसान हो जाएगा। वरना अभी आपने देखा था कि किस तरह के बयानात मोहम्मद यूनुस के जो मंत्रीगण थे, किस तरह के बयान दे रहे थे कि अगर हमको शेख हसीना वापस नहीं करेंगे तो हमारा संबंधों पे असर पड़ेगा। अरे क्या संबंधों पे असर पड़ेगा, क्या संबंधों से असर पड़ेगा? हाँ, मतलब वो पाकिस्तान इस तरह की बातें करता था, जाटे के लिए तरस गया, बेकार की बात करते हुआ। यार संबंध बराबरी वालों में होते, तो हमारी क्या बराबरी की बात कर रहे हो? हाँ, तो बिना बात आंख घुरच रहे हो। वो देखिए, मालदीव वाले राष्ट्रपति पहले इस तरह की बातें कर रहे थे, अब वो 6 महीने में 3 चक्कर लगा रहे हैं। हाँ, दिवालिया हो गए पाकिस्तान, दिवालिया हो गए मालदीव, तुमको तो इतना समय भी नहीं लगेगा। हाँ, वो केवल अडानी को एक स्विच ऑफ करने की जरूरत है, बांग्लादेश अंधेरे में डूब जाएगा। तो ये तो तुम्हारी हाल है। हाँ, पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, और बातें इतनी लंबी लंबी, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, वो गजवाए हिंद कर देंगे, संबंधों पे असर पड़ जाएगा। आप देखें कि जो, बल्कि हमने उनको एम्बुलेंसेस दी थी जिसमें बांग्लादेश और भारत के नक्शे झंडे बने थे, उन्होंने भारत का झंडा नोच दिया उससे। क्या पागल हो गए? तो साहब अपनी अपनी हैसियत में आ जाएंगे, अपने उनका मतलब दे विल कट डाउन टू साइज, तो अपनी अपनी हैसियत में उनको नजर आएंगे। उनको जो बिना बात की शह मिल रही थी वो नहीं मिलेगी, पहली बात। रही बात हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे असर पड़ने वाली, तो साहब इधर कनाडा के मुद्दे को लेके खास तौर से बहुत ढेर सारा तमाशा मचाया जा रहा है। और चूंकि नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल की एक बड़ी उपलब्धि ये रही कि उन्होंने वैश्विक नक्शे पर, दुनिया के नक्शे पर भारत की दमदार उपस्थिति को दर्ज कराया है।
तो ऐसे में कहा जा रहा था कि कनाडा के मुद्दों पे नरेंद्र मोदी की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स फेल कर गई है। अब ऐसे में जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और जिस तरह के उनके जस्टिन ट्रूडो से मैं आपको रिश्ते बता रहा हूं, और इन सब हालातों में जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी आपको एक अपर हाथ लेते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि पिछला चुनाव हार जरूर गए थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन उसमें उनको चुनाव प्रचार करने नरेंद्र मोदी गए थे। और दूसरा हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि साहब राहुल गांधी ने आज तक बांग्लादेश के हिंदुओं पे चिंता नहीं जताई, अखिलेश यादव ने आज तक नहीं जताई, शरद पवार ने आज तक नहीं जताई, उद्धव ठाकरे ने आज तक नहीं जताई, हेमंत सोरेन ने आज तक नहीं जताई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने खुल के कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हमें चिंता है और हम उसको देखेंगे कि जो हो रहा है वो ना हो। बल्कि उनका तो एक वीडियो भी बड़ा वायरल है कि जब मैं व्हाइट हाउस में बैठूंगा तो वो दो चीजें कहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे हिंदू बहुत पसंद है, मुझे भारतीय बहुत पसंद है, और हिंदू और भारतीयों को अपना सबसे बड़ा दोस्त व्हाइट हाउस में मिलेगा। ओंकार जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी और स्वाति तोरसेकर जी और कार्तिक गौर साहब, जो अभी हमारे साथ नहीं लेकिन तीनों जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू मैम।